नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं आप सभी का श्री संगम की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। 7th क्लास की ज्योग्राफी अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इस चैप्टर में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। द ट्रॉपिकल रीजन को हमने कंप्लीट कर लिया है। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग द सब ट्रॉपिकल रीजन को देखने चलते हैं। ठीक है, तो मैं पेज ऊपर कर लूँ, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो आज हम लोग को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। लैंड इन द अमेजोन बेसिन, अमेजोन के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो इसका ट्रॉपिकल रीजन था, उसकी जानकारी हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का रेन फॉरेस्ट क्या है, कैसे वहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा एंड फाउना मिलते हैं, वहाँ के पीपल का लाइफ स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पहुँचते हैं लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो अभी हम लोग इंडिया की बात करते हैं, और अभी हम लोग को सब ट्रॉपिकल रीजन पढ़ना है। सब ट्रॉपिकल मतलब कि 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में हम लोग जो भी रीजन है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन को हम लोग चलते हैं देखने। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग अपने मेन एजेंडे पे पहुंचते हैं। तो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में देखते हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो गंगा प्लेन को हम लोग, ये जो गंगा का जो इंडिया का सब ट्रॉपिकल रीजन है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का जो रीजन है, उसको ये दोनों मिलकर के फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये सिचुएट करता है। अभी हम लोग देखते हैं, मैप में चल रहे देखने। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? घग्गरा, द सोन, द चंबल, द गंडक, द कोशी, ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस इलाके को पूरा ड्रेन करती हैं। वहाँ पे वो जो ड्रेन एरिया है, हमने देखा था क्या होता है, एक लार्ज एरिया जहाँ से ऐसे बीच में नदी फ्लो होती है, और जहाँ जहाँ से इस रिवर में जहाँ जहाँ से पानी आता है, उसी को हम लोग उसका ड्रेन एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये तो पत्ती जैसा बन गया, तो वही, तो ये इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेन एरिया बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप एक बार जा करके वो चैप्टर जरूर देख लें। ठीक है, लुक एट द एटलस। तो हम लोग अभी एटलस आपको देखना है, अभी नीचे ये जो मैप है इसको हम लोग देखेंगे। लुक एट द एटलस एंड फाइंड नेम्स ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि हम लोग जब मैप अभी कंप्लीट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के मैप हम लोग भी कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे सारी रिवर एकदम डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग एनसीईआरटी 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हमको उस बुक के हिसाब से चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब मैं अभी हम लोग इसका भी ले आएंगे, एक प्लेलिस्ट उसकी भी बन जाएगी अपने चैनल पे, तो जिसमें हम लोग सारी इंडियन ज्योग्राफी और इंडिया के सारे मैप को, जो भी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जो भी एग्जाम में पूछी जानी है, उसको डिटेल में एकदम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन बेसिन। ठीक है, ये चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। उसके पहले हम लोग यहाँ पे मैप देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि मैप के बिना ज्योग्राफी की पढ़ाई तो वही मुश्किल ही है। तो चलिए देखते हैं, ये हम लोग मैप पे आ गए, और ये है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन, जो ड्रेन एरिया है। देखिए यहाँ पे ये हमारी गंगा ओरिजिन हो रही है, ये हमारी गंगा। ठीक है, और गंगा की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। गंगा की जो ये इस साइड से जो भी ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा की इस साइड से ट्रिब्यूटरीज आकर के जुड़, देखिए मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी किसको बोलते हैं, क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। देखिए सबसे पहली बात तो ये रिवर फ्लो हो रही है, सीधी रिवर बनाया है, अंडरस्टैंड करिए। इसका माउथ इस तरफ है, ठीक है, ये जो एरो है। अब रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, तो इस रिवर के जो इस साइड से जो भी नदियाँ आकर के इसमें जुड़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, सॉरी। और इस साइड से जो भी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर के जुड़ेंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से लर्न करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट हैंड साइड की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको हम लोग यहाँ चाइना में क्या बोलते हैं? सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। फिर वो यहाँ पे आकर के ये नामचा बरवा पर्वत से यहाँ पे मुड़ करके फिर वो इंडिया में एंटर करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश, और ये कौन सा एशिया एरिया है? असम और मेघालय के छोटे से पार्ट से, और फिर बांग्लादेश में ये पद्मा, जमुना, ये सारी चीज़ें यहीं पे बन जाती हैं। ठीक है,
तो ये एरिया हो गया। ठीक, अब चलते हैं पैराग्राफ देखते हैं, वहाँ पे जो भी इसके बारे में और भी डिटेल होंगी वहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो हिमालयास ये सब सारी चीज़ें हमने देख लिया। सुंदरबन डेल्टा फीचर्स ऑफ दिस बेसिन, तो सुंदरबन डेल्टा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो इसके फीचर्स हैं कुछ। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया, तो ऑक्सबो लेक्स, आप ऑक्सबो लेक को हम लोग डिस्कस कर लिया क्या होता है ऑक्सबो। पहली बात तो जो रिवर होती है जो मेंडरिंग करती हैं, जब ये मेंडरिंग के बाद लगातार ये रिवर ऐसे इसका मेंडर जो डीप होता जाता है, तो ये वाला रीजन जो होता है, यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया, ये वाला जो रीजन कट के अलग हो जाता है रिवर से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एक बार आप जा करके उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए गए हैं वो कॉन्सेप्ट आगे आगे चलते चलते वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डीप होते जाएंगे। ठीक है, तो हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाएँ। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक बार जा करके पीछे से देख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऑक्सबो लेक, हाँ कमेंट बॉक्स में अगर जरूर बताना कि ऑक्सबो लेक एक बिहार में एक ऑक्सबो लेक है। ठीक है, बड़ी मशहूर ऑक्सबो लेक है और वो क्वेश्चन में भी पूछी जाती है, तो उसका अगर आपको नाम ध्यान में है और नहीं भी है तो आपको सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में सबको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द एरिया इज डोमिनेटेड बाई मानसून क्लाइमेट, तो हमारा एरिया किस टाइप का है, मानसून क्लाइमेट एरिया है। आप इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन के आप जब देखेंगे तो वो कौन सा एरिया होता है, मानसून। मानसून हमारे यहाँ आते ही जाते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून, तो मानसून हमारे यहाँ कब आता है, मिड जून के आसपास हमारे यहाँ मानसून आता है, टू मिड सितंबर के आसपास तक मानसून हमारे यहाँ मानसून सीजन चलता ही है। ठीक है, फिर द समर्स आर हॉट एंड विंटर कूल, तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्दर्न प्लेन में क्या होता है, क्योंकि हमारे देखिए जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, उसके नॉर्थ साइड में क्या है, हिमालय है ना, और साउथ साइड में हमारा क्या है, प्लेट्यू रीजन है। फिर इस तरफ हमारे क्या है, हमारे ये इस तरफ क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है, और इस तरफ क्या है, ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ठंड भी आती रहती है। ठीक है, तो समर्स आर हॉट, तो हमारे यहाँ क्या होता है, समर हॉट होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देख लिया कि 23.5 हमारे यहाँ से बीच से ही गुजरता है, इंडिया के आसपास से ही गुजरता है। ठीक है, तो 23.5 क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ से गुजरता ही है इंडिया से, तो वहाँ उसकी वजह से क्या होता है, हॉट सीजन हो जाता है। ठीक है, और विंटर भी हमारे यहाँ क्या होती है, कूल होती है। दिल्ली की ठंडी तो बहुत ही ठंडी होती है, आपने देखा ही होगा, महसूस ही किया होगा। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारा सी का किनारा है चारों तरफ, यहाँ पे क्या होता है, विंटर जो सीजन होता है वो प्लीजेंट होता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, अब देखिए, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया 6.8, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज, तो कौन कौन से स्टेट से गंगा ब्रह्मपुत्र जाती है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए मैप पे हम लोग वापस आ गए। देखिए गंगा के हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कौन सा स्टेट है, ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, जहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये हरियाणा पंजाब वाले रीजन में आकर के फिर ये वापस यूपी और बिहार, फिर वेस्ट बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश चली जाती है। हमारी ये गंगा की रिवर हो गई। फिर अब गंगा की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा पार्ट ऑफ राजस्थान है ना, थोड़ा सा ये क्या हो गया, ये मध्य प्रदेश का रीजन हो गया। ठीक है, ये देखिए छत्तीसगढ़ का रीजन भी थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये नेपाल से भी इसकी ट्रिब्यूटरीज आकर के जुड़ रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये गंगा का ड्रेन एरिया हो गया। फिर उसके बाद जब हम लोग ब्रह्मपुत्र को देखते हैं, तो ब्रह्मपुत्र के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। देखिए ये ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये हमारे यहाँ कहाँ पे आता है, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश से कौन सा, ये कौन सा स्टेट है, हाँ आपको स्टेट याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि इसका नेबरिंग स्टेट कौन सा है, इस स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट से जुड़ती हुई है। ठीक है, तो जब हम लोग मैप करने लगेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का मैप भी कंप्लीट किया जाएगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सा प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछे जाने हैं, मतलब क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, असम है। फिर ये मेघालय है छोटा सा, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में। ठीक है, फिर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, मेघालय के रीजन में। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया है, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है रिवर। ठीक है, और ये हमारा डेल्टा एरिया है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा ये वाला रीजन है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं, पैराग्राफ में आते हैं। तो हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले क्या था, यहाँ पे क्या हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया हो गया। ठीक है, अब आ गए, बेसिन एरिया हैज़ वेराइड टोपोग्राफी। तो यहाँ पे ये जो बेसिन एरिया है, ये क्या है, इसका वेराइड टोपोग्राफी, इसकी टोपोग्राफी क्या है, बहुत वेरी करती रहती है। जैसे आपने देखा ही होगा, जैसे आप यूपी में ही देखिए, तो कई जगहों पे क्या होता है, यूपी का वेस्टर्न यूपी अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है ना,
कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हमारी यूपी बिहार से बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। अब यूपी में वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न यूपी में अपने आप में क्या होता है, बहुत सारी सीजनल आपको चेंजेस दिख जाएंगे। और ईस्टर्न यूपी हो गया, सदर्न यूपी आप देखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न यूपी देखिए तो बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो उसी के बारे में बताया गया कि यह क्या क्या है, जो यहाँ की टोपोग्राफी है वो बहुत वेराइड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी जगहों की टोपोग्राफी एक ही जैसी है। द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, ये भी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एनवायरनमेंट है हर जगह का, जैसे एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। किसी एक जगह की, किसी पर्टिकुलर जगह का जो एनवायरनमेंट है, जैसे किसी एक जगह का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्श है, जैसे कि अगर आप देखेंगे थार डेजर्ट के बारे में आप देख लीजिए, इंडिया का जो वेस्टर्न साइड में थार डेजर्ट है, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होगी क्योंकि बहुत हार्श एरिया है। जैसे कि अगर आप देख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो 7th चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, वो हमारा डेजर्ट एरिया के ही बारे में है, ठीक है। तो जब हम लोग देखेंगे कौन सा एरिया देखेंगे, जब लद्दाख वाला रीजन देखेंगे, तो वो भी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है ना। तो वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है बहुत कम पॉपुलेशन है। तो वही बात है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ये डिसाइड करता है कि उस जगह पे पॉपुलेशन कैसी रहेगी, कितनी ज़्यादा डेंसिटी रहेगी। जितना अच्छा प्लीजेंट एटमॉस्फियर रहेगा उतनी अच्छी वहाँ पे, जितनी अच्छी एटमॉस्फियर रहेगा, जितना अच्छा वहाँ का एग्रीकल्चर रहेगा, वहाँ पे पॉपुलेशन वैसे ही रहेगी, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग तो कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। तो क्या होता है, जहाँ पे जो स्लोप होते हैं, बहुत हाई स्लोप होते हैं, जैसे माउंटेन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन एरिया है। अब यहाँ पे जो लोग रहने वाले होंगे, ये क्या होगा, इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बहुत आसानी से घर बना पाएँ या यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम कर पाएँ बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि प्लेन फर्टाइल लैंड तो है नहीं, क्या है, इनका स्टीप माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए हैबिटेशन और एग्रीकल्चर की सारी चीज़ों की दिक्कत होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, इनहॉस्पिटेबल एरिया होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कंपेरेटिव पॉपुलेशन कम होगी। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो इसी कारण क्या होता है, कंपैरिजन के कंपैरेटिव टू प्लेन एरिया, जो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है, जो कि माउंटेन एरिया है, ठीक है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो सॉरी, जो प्लेन एरिया है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, मोस्ट सूटेबल लैंड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि क्या है, जो यहाँ पे क्या है, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे क्या है, मोस्ट सूटेबल लैंड है फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। क्या है वहाँ पे, क्यों, द सॉइल इज़ फर्टाइल, क्योंकि वहाँ की सॉइल फर्टाइल है। एग्रीकल्चर इज़ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर प्लेन लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर मेन उनका ऑक्यूपेशन है, जहाँ पे क्रॉप ग्रो की जा सकती है। जहाँ पे क्रॉप ग्रो ही नहीं की जा सकती, वहाँ पे वो कैसे हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो, नहीं हो सकता है। तो वही बात है। अब देखिए, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन इज़ वेरी हाई। तो इसीलिए यही बात अभी बताया जा रहा था कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन एरिया इज़ वेरी हाई। तो जो प्लेन एरिया की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। द मेन क्रॉप इज़ पैडी। देखिए, जो पैडी क्रॉप क्या है, जो कि जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए हो, जैसे आपके यहाँ धान की खेती होती है, तो ऐसी टाइप की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो प्लेन एरिया है और यहाँ पे बारिश भी खूब बढ़िया हो रही है, अभी बताया मानसून एरिया है ना, और यहाँ पे नदियाँ भी ड्रेन कर रही हैं इस इलाके को, मतलब पानी एकदम पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ पे किस टाइप की कल्टीवेशन होगा, पैडी टाइप का होगा। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर्स सफिशिएंट वाटर। तो पैडी कल्टीवेशन क्या रिक्वायर करता है, सफिशिएंट वाटर की रिक्वायर करता है। इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई। तो उन्हीं एरियाज में ये ग्रो करेगा जहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख ले, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक बार देख लिया जाए। क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, इट मीन्स द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। देखिए, 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर इसकी लेंथ हो और 1 किलोमीटर इसकी लेंथ हो और 1 किलोमीटर इसकी ब्रेथ हो, ठीक है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में जितने भी लोग रहने वाले हैं, ये सब जितने भी डॉट बनाए जा रहे हैं, ये सब लोग हैं, ठीक है। जितने भी इस 1 किलोमीटर एरिया में लोग रिसाइड करेंगे, जो भी वहाँ रहते होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, उनका उस जगह की, उस पर्टिकुलर प्लेस की क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। और किसी दूसरी जगह पे अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बहुत कम लोग रह रहे होंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे ये कम हो गई और यहाँ पे ये पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज़ 189। तो उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो महज 189 ही है। डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल की डेंसिटी देखिए, क्योंकि फर्टाइल लैंड है ना,
वेस्ट बंगाल एंशिएंट टाइम से ही फर्टाइल है। तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी देख लीजिए क्या है, 1029 है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 1029 लोग रहते हैं। और बिहार की देखिए, बिहार की तो और ज़्यादा है, क्या है 1102 हो गया यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी। इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो वही सारी चीज़ें वेरी करती रहती हैं, क्योंकि प्लेन एरिया में हैबिटेशन ईजी होता है, ठीक है। तो ये बात भी हो गई। अब देखते हैं वीट, माइजी, शुगर कैन, क्या है शुगर गम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट ग्रो। तो ये सारी चीज़ें और भी क्रॉप होगी जो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन में ग्रो करती हैं। फिर कैश क्रॉप भी है। कैश क्रॉप में क्या होता है, शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रो। तो शुगर केन और जूट भी, ये सारी चीज़ें भी ग्रो करती हैं। आपको कैश क्रॉप और ये सारी में डिफरेंस आपको बताया ही जा चुका है लास्ट क्लासेस में, ठीक है। देखिए कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसमें मेजॉरिटी पार्ट बेच दिया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे वीट हो गया। अब वीट मान लीजिए आपने अपने खेत में ग्रो किया और आपने 10 यूनिट ग्रो किया, ठीक है। अब 10 यूनिट में मैक्सिमम पार्ट आप अपने खुद के खाने के लिए रखते हो कि हाँ साल भर मेरा घर कैसे चलेगा, हमारे यहाँ रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। मेजॉरिटी पार्ट आप खुद रखते हो। फिर आपको जो 10 मान लीजिए आपके साल भर का खर्चा हो गया 6 यूनिट या 7 यूनिट या 5 यूनिट, ठीक है। तो मेजॉरिटी पार्ट आपने खुद रख लिया, ठीक है। फिर बाकी जो आपका सरप्लस बचा उसको आपने मार्केट में बेच दिया, ठीक है। तो इस टाइप की क्रॉप को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप की क्रॉप को हम लोग कैश क्रॉप नहीं बोलते हैं। कैश क्रॉप में क्या हो गया, जब मेजॉरिटी पार्ट आप बेचते हो, मतलब जैसे आपने कॉफ़ी को उगाया, ठीक है। अब कॉफ़ी में आप कितना ही रख लोगे, आपने कॉफ़ी अगर ग्रो किया और आपने 10 यूनिट कर लिया, 10 यूनिट आपका क्या हुआ, ग्रो कल्टीवेशन हुआ 10 यूनिट, ठीक है। आपने अपने लिए रख लिया 1 यूनिट, मान लीजिए आपको रखना हुआ, ठीक है। अब वैसे भी अगर आपने कॉफ़ी ग्रो किया तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप कॉफ़ी से कॉफ़ी तुरंत बना लोगे आप अपने लिए। कॉफ़ी को आप लोगे, उसको प्रोसेस करोगे, वो सारी चीज़ें, वो सारे जो उसके मेथड होते हैं उसको अपनाओगे, तब तो जा करके आप कॉफ़ी बना पाओगे। डायरेक्ट थोड़ी ना कॉफ़ी से कॉफ़ी बन जाएगी। वैसे ही सेम चीज़ है शुगर से। अब जो आदमी शुगर केन, जो आदमी ने गन्ना उगाया, अब गन्ना से वो थोड़ी ना खुद ही शुगर बना लेगा, है ना। उसको फैक्ट्री मील बेचना ही पड़ेगा। फिर फैक्ट्री मील उसको बना करके प्रोसेस करके फिर उस आदमी को बेचेगी, है ना। तभी तो उसको शुगर केन जो बनाया है वो अपने आप से बना नहीं लेगा। तो वो इस टाइप की क्रॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप बोल दिए, ठीक है। यही बात हो गई। अब देखते हैं बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। तो बनाना की प्लांटेशन वो जो प्लांट लगाए जाते हैं वो वाले भी क्रॉप यहाँ हम लोग देख सकते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन। तो असम और वेस्ट बंगाल में क्या होता है, ये टी हम लोग ग्रो करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन द पार्ट ऑफ बिहार एंड असम। तो बिहार एंड असम में क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, सिल्क का कल्टीवेशन होता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। तो देखिए जहाँ पे जो देखिए दो तरीके की हिल हो गई ना। एक हिल तो हो गई डायरेक्ट जो एकदम स्टीप हिल है, तो यहाँ पे तो कोई चीज़ ग्रो करना, ऐसे कोई पेड़ तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, है ना। उसको तो पेड़ जो भी ट्री उगेगा वो ऐसे ही उगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा, जहाँ पे जेंटल स्लोप होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप आर जेंटल। जहाँ पे स्लोप जेंटल होगा, जैसे ये माउंटेन है तो यहाँ का जो स्लोप है ये देखिए जेंटल है, ठीक है। और ये क्या है, स्टीप स्लोप है। तो जहाँ पे जेंटल स्लोप है वहाँ पे हम लोग क्या टेरेस टाइप क्या बना लेंगे, फील्ड बना लेंगे, जहाँ पे हम लोग ग्रो कर लेंगे, ठीक है, चीज़ों को ग्रो कर लेंगे। अभी नीचे दिया भी गया है इस टाइप से हमारा सीढ़ीदार, जैसे आपके यहाँ टेरेसेस बनते हैं ना, सीढ़ियाँ बनती हैं घर में, उसी टाइप का यहाँ पे जो इनका जो फील्ड है, जो खेत है इनका, उस टाइप से हम लोग ग्रो कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या उगा लेंगे, अपना पैडी उगा लेंगे, ठीक है। तो वही बात हो गई, जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द टेरेसेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराइज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो जो वेजिटेशन कवर है यहाँ पे वो क्या करता है, वेरी करता रहता है, किस तरीके का वहाँ लैंड फॉर्म है, ठीक है। गंगा जरूरी थोड़ी ना है कि अगर यूपी से गंगा बह रही है तो पूरे यूपी में गंगा बह रही है। ऐसे बहुत सारा पार्ट है, वही बताया ना, यूपी अपने आप में कितना बड़ा स्टेट है। तो यूपी में वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, फिर नॉर्दर्न यूपी, फिर सदर्न यूपी, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस है। तो वही बात बता रहा है यहाँ पे। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ट्रॉपिकल, एक मिनट, हाँ, ट्रॉपिकल डिसीजियस ट्रीज ग्रो। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रॉपिकल डिसीजियस ट्री ग्रो होंगे, ठीक है। जो ट्रॉपिकल डिसीजियस ट्री कौन से होंगे, जो एक पर्टिकुलर मंथ में अपने सारे पत्ते, सारे पेड़ पौधे, सारी पत्तियाँ अपनी शेड कर देते हैं, है ना। फिर इसके पहले हमने देखा था एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि अपनी पत्तियाँ शेड करते हैं,
एवरग्रीन फॉरेस्ट के भी जो ट्री होते हैं वो अपनी पत्तियां शेड करते हैं, लेकिन एक साथ किसी पर्टिकुलर मंथ में एक साथ ही नहीं कर देते हैं। बाकी जो डिसीजेज ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर मंथ में, जैसे मार्च अप्रैल के टाइम पे आप अगर नॉर्दर्न इंडिया में आप देखेंगे तो सारे सारे पेड़ों में सिर्फ कोई पत्तियां नहीं दिखेंगी, सारे पेड़ एकदम ऐसे एकदम नेकेड टाइप के लगेंगे। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। along with teak, sal and people, thick bamboo grow on the are common in the ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो देखिए ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको क्या दिखेंगे, बैम्बू पेड़ आपको बहुत सारे दिखेंगे। जैसे असम में आप देखिए तो बैम्बू का एकदम पूरी आसाम आप कभी घूमने जाएंगे तो कोई ना कोई एक बैम्बू का बना हुआ कुछ ना कुछ आप लेकर के ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पे वही सारी चीज़ें चलन में चलती हैं। ठीक है, तो द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द, तो डेल्टा एरिया हमारा किससे कवर है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। डेल्टा एरिया हमारा किससे कवर है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव आपने देखा ही होगा, जो क्या होगा, जहाँ पे डेल्टा एरिया होता है, जहाँ पे जो नदी होती है वो सी से मिल रही होती है, तो यहाँ की लैंड क्या हो गई, ये स्टिकी टाइप की हो गई, मतलब कीचड़ टाइप की हो गई। अब इस स्टिकी टाइप में क्या हो गया, जो पेड़ ग्रो होता है, जो डाल ग्रो हो, जो पेड़ ग्रो होगा, उसकी जड़ें तो अंदर तक जाएंगी क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है, लेकिन वो जड़ें बाहर भी निकली होती हैं और उसके ऊपर पेड़ होता है। क्यों जड़ें बाहर निकली होती हैं ज़मीन से, क्योंकि उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, लेकिन स्टिकी क्योंकि मिट्टी हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो गया, जो यहाँ पे क्ले होता है, एक क्ले होता है, एक सिल्ट होता है, सैंड होता है, आप जानते होंगे क्या होता है, एक होता है क्ले, एक होता है सिल्ट और एक होता है सैंड। ठीक है, एक होता है सैंड, ये हो गया सैंड। ठीक है, तो जो क्ले हो गया एकदम फाइन होता है। जैसे आपने अगर गमले कभी लगाए हो अपने घर में, तो अगर उसमें आप सीधे सिर्फ क्ले अकेले डाल दो तो देखो उसमें पानी क्या होता है, जब उसमें आप पानी डालोगे तो पानी क्या होता है, ड्रेन नहीं करता, पानी बहता नहीं है उस गमले से। लेकिन जो आपका, अगर आप वहाँ पे सैंड डाल दो, तो सैंड डाल दोगे तो जो भी आप पानी डालोगे गमले में, ऊपर से पानी, अगर आपने आपने कुछ भी कोई भी पेड़ पौधा उस गमले में लगाया है तो वो क्या होगा, सारा पानी नीचे ड्रेन कर जाएगा, बह जाएगा। लेकिन जो सिल्ट होता है वो क्या होगा, क्ले और सैंड का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होगा, पानी रुकेगा भी और पानी जो भी एक्सेस पानी होगा, एक्सेस वाटर जो होगा वो बह भी जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, सिल्ट, गमले में अगर आपको कोई भी चीज़ ग्रो करनी है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो गई, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ मिल रही हैं आकर के समंदर में, तो यहाँ की जो मिट्टी होगी वो किस टाइप की हो जाएगी, क्ले टाइप की मिट्टी हो जाएगी। क्ले टाइप की मतलब स्टिकी टाइप की मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, अब स्टिकी टाइप की जहाँ भी मिट्टी हो जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैंग्रोव की जो जड़ें होंगी वो जब उसके अंदर जाएंगे, मिट्टी के अंदर जाएंगे, तो उनको क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा दलदल वाला एरिया हो जाएगा, तो वो जड़ें क्या होती हैं, बाहर निकली होती हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, पेड़ को भी, है ना। अब बोलोगे पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, हाँ भैया, ज़रूरत के लिए तो चाहिए होता है ना थोड़ा सा, उसके लिए। ठीक है, इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे पार्ट में क्या होता है, कोनिफेरियस ट्रीज लाइक पाइन। तो कोनिफेरियस ट्रीज जो कोन शेप में होता है, जैसे आपने देखा ही होगा, ये पेड़ ऐसे हो गया और इसके बगल बगल में वही जो क्रिसमस ट्री होता है ये ऐसे वाला, इस टाइप के सी आपको दिखेंगे। कौन कौन से, पाइन, देवदार, फिर ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगे। बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप आर स्टीप। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है कूल होता है और यहाँ पे क्या होता है, जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है। ठीक है, तो हवाएं वहाँ पे चलती हैं, तो जब अगर कोई बड़ी पत्ती, जैसे मान लो ये बड़ी बड़ी पत्तियाँ जो अपने आप दिखती हैं, पीपल का, है ना, आम की पत्तियाँ, ये चीज़ें वहाँ पे अगर ग्रो करेंगी और हवाएं चलेंगी तो ये पत्तियाँ तो टूट जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो पाइन, देवदार के जब पत्तियाँ आप देखोगे तो ऐसे पतली पतली देखो निकली होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जब हवाएं यहाँ पे चलती हैं तो ये पत्तियाँ इन हवाओं को अपने पास हो जाने देती हैं, यहाँ से निकल जाने देती हैं, है ना। तो वही चीज़ें हैं, जहाँ पे जिस तरीके का क्लाइमेट होगा उस तरीके का वहाँ पे वेजिटेशन होगा, उस तरीके के वहाँ पे चीज़ें पाई जाएंगी, उस तरीके के वहाँ पे जानवर पाए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। तो यहाँ पे क्या होता है, वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ बेसिन है, क्या होया, एलिफेंट है, टाइगर है, डियर है, मंकी आर कॉमन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन है। राइनोसोर्स इज फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो एक सींग वाला जो राइनो होता है वो भी यहाँ पे पाया जाता है ब्रह्मपुत्र में, जो कि बहुत मशहूर है, जिसको अपनी सींग के लिए मार दिया जाता है। सोचिए कितनी बुरी बात है। तो इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड। तो बंगाल एरिया में, इन डेल्टा एरिया में क्या है, बंगाल टाइगर आपने देखा होगा, जो इंडिया का नेशनल एनिमल भी है बंगाल टाइगर। ठीक है, एंड क्रोकोडाइल्स आर फाउंड। तो क्रोकोडाइल भी फाउंड किए जाएंगे, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ, तो एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे क्या है, जो जलीय जीवन है वो क्या है, अबंडेंट इन फ्रेश रिवर वाटर्स। तो यहाँ पे फ्रेश रिवर वाटर भी है और लेक भी हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा वहाँ पे, वो सारी चीज़ें भी ग्रो करेंगी अच्छे से। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ फिश आर रोहू,
तो आपने देखा ही होगा सबसे जो कि यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है वो क्या है, रोहू है, और क्या है, काल्टा है, और हिल्सा है। देखिए हिल्सा यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, हिल्सा। इसी हिल्सा मछली के कारण जो इंडिया एंड बांग्लादेश की डिप्लोमेसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्सा डिप्लोमेसी बोलते हैं, क्योंकि हिल्सा हिल्सा एक किसका नाम है, हिल्सा एक नाम है, एक फिश का नाम है जिसको वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि खाई जाती है सबसे ज़्यादा, हमारे मील में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो वो क्या है, हिल्सा है। तो हिल्सा डिप्लोमेसी बोली जाती है इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेसी को। तो ये भी बात एक इम्पॉर्टेंट है, आपको वर्ल्ड अफेयर से भी चीज़ें मिल रही हैं। फिश एंड क्या है, फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। तो फिश और राइस आप देखते हैं बंगाल का एकदम मुख्य भोजन है, कौन सा, फिश और राइस, ठीक है। तो बंगाल का मुख्य भोजन भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रेसेस है, जो अभी हमें बताया था, ट्रेसेस आर built on steep slopes to create a flat surface on which क्रॉप्स और ग्रोन। तो ये क्या होती हैं, जो ये देखिए सीढ़ीदार आपको दिख रहे होंगे, शायद आप इस इमेज में देख पा रहे हो, नहीं तो आपके पास अगर ये हार्ड कॉपी होगी एनसीईआरटी 7 क्लास की तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, स्टीप टाइप के खेत जो आपको दिखेंगे, वही चीज़ें वहाँ पे वो ग्रो किया जाएगा हमारा पैडी, ठीक है। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। तो स्लोप को क्या होता है, हमने ऐसे ऐसे स्टीप बना लिया क्योंकि वाटर एक साथ बह करके ना हो, कि वाटर ऐसे एकदम आराम से जेंटली बहे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा चैप्टर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक केस स्टडी दी गई है विनोद की लाइफ के बारे में, वो तो ठीक है, वो आप पढ़ लेंगे मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखिए एक ये इंपॉर्टेंट बात है जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, जिसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देना जरूरी ही है। क्या हो गया, यहाँ पे एक बताया गया है कि डॉल्फिन के बारे में बताया गया है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के में पाई जाती है, डॉल्फिन के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूसू, आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड डॉल्फिन, जिसको हम लोग सूसू या ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये अच्छे पानी मतलब साफ पानी फ्रेश वाटर में ही रहती है, ठीक है। अभी ये क्या है, एक अच्छी बात ये बताती है कि अगर जहाँ पे डॉल्फिन रह रही है, ये क्या बताती है, उस रिवर की हेल्थ बताती है। जैसे किसी रिवर में अगर फ्रेश वाटर है, साफ पानी है, तो वहाँ पे ये डॉल्फिन रहेगी ही रहेगी। और जिस जगह पे अगर ये क्या हो गया, अगर वो उसका वाटर पोल्यूटेड हो गया, तो वो क्या होगा, रिवर का पानी खराब हो जाएगा। तो वहाँ पे ये डॉल्फिन की संख्या क्या हो जाती है, डॉल्फिन के जो नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जिससे हमको पता चलता है कि उस रिवर की हेल्थ कैसी है, ठीक है। ये डॉल्फिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ पोल्यूटेड चल रही हैं, गंगा और यमुना का आप हाल देख ही रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, इनके नंबर में बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम थोड़ा सा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या है। तो देखिए आपने यहाँ पे देखा है कि टू कंजर्व द रिवर ऑफ गंगा, नमामि गंगे प्रोग्राम हमारा चल रहा है गंगा को प्रिजर्व करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो वो बातें हो गई। अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के आसपास बहुत सारी बड़ी सिटी, पुरानी सिटी भी हैं, है ना। देखिए जो एंशियंट टाइम पे जो भी आदमी बसते थे, जो भी एंशियंट टाइम पे जो भी सिविलाइजेशन ग्रो की, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नदी या झील के आसपास ही वो शुरुआत में ग्रो करना शुरू की, ठीक है। तो क्योंकि गंगा हमारे यहाँ हमारे नॉर्दर्न प्लेट में फ्लो हो ही रही है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, सिटीज़ आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट सिटीज़ मिलेंगी, वो वहीं पे आसपास उसके दिख जाएंगी, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, इलाहाबाद है ना, कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, किसी न किसी नदी के किनारे हैं। इलाहाबाद है, गंगा है, ठीक है। कानपुर, वाराणसी में भी गंगा बह रही है, ठीक है। पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड तो अलोंग द रिवर गंगा। तो ये गंगा के आसपास के इलाका है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जहाँ पे इस तरीके की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, क्योंकि प्लेन है, फर्टिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें आपको गंगा से मिल रही हैं, डायरेक्ट पानी का सोर्स है आपके पास, आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल है ये सारा एरिया, ठीक है। तो ये भी बात हो गई। तो देखिए गंगा क्या हो रही है अपने साथ, एलुवियल फर्टाइल लैंड भी, मिट्टी भी आपके साथ अपने साथ ले आ रही है, क्ले भी लेके आ रही है। तो वो क्या कर रही है, एरिया को फर्टाइल कर रही है। तो यही बात भी हो गई। अब एक थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, तो जो वेस्ट वाटर है दीज टाउन्स में जो निकल रहा है, वो इंडस्ट्रीज़ में जो निकल रहा है। देखिए कानपुर में क्या है, चमड़ा फैक्ट्री है सबसे बड़ी, है ना। अब वहाँ से जो भी पानी निकलता है वो डायरेक्ट नदी में चला जाता है, तो ये भी नदी के हेल्थ को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। ये सारी चीज़ें कंसर्न्स हैं हमारे, ठीक है। ऑल द 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र। तो जो 4 ways ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो भी गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन में बहुत बढ़िया से डेवलप्ड हैं, ठीक है। कौन कौन से वे हैं,
वाटर वे हो गया, जेट वे हो गया, एयर वे हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब वही बात हो गई, इन द प्लेन्स एरिया द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। रोड के थ्रू वाटरवेज हैं, इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर्स, ठीक है। तो अलोंग रिवर के आसपास जो हमारा जो क्या है वाटरवेज हैं, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया ग्रो कर रही हैं। तो हमारा वाटर हाईवे भी ऐसे चलता है, ठीक है। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ रिवर हुगली, तो हुगली रिवर के आसपास, हुगली रिवर पे देखिए आपने कोलकाता पोर्ट आपने देखा ही होगा। हुगली एक रिवर है जो कि हमारा इकलौता जो कोलकाता पोर्ट है हमारा, वो इकलौता इनलैंड पोर्ट है, ठीक है। सारे हमारे पोर्ट क्या हो गए हैं, सी के आसपास हैं। तो कोलकाता वाला अकेला है जो कि रिवर पे पोर्ट बना है, हुगली रिवर पे, जहाँ पे कोलकाता, ठीक है, जो भी जहाँ पे ये बहुत एंशियंट है। जब आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री जा करके पढ़ोगे तो वहाँ पे ये वो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ ने उन्होंने ये शुरू किया था, इस जगह पे पोर्ट बनाया था हुगली रिवर के आसपास, ठीक है। और कोलकाता को उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। गोविंदपुर, सुतनुती और ये सारी चीज़ों को मिला करके उन्होंने कोलकाता सिटी बनाई थी। इसके बारे में हम लोग जब इसके बाद हिस्ट्री में पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, उसको भी हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ऐसा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं, टूरिज्म इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट। देखिए जहाँ पे इतनी बढ़िया कल्चर होगा, इतनी बढ़िया डाइवर्सिटी होगी, वहाँ पे टूरिज्म तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो टूरिज्म भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना के बगल में क्या है, ताजमहल है, आपने देखा ही होगा, आगरा में है। इलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, तो इलाहाबाद सिटी है इतनी बढ़िया, जहाँ पे माघ मेला लगता है, हर साल लगता है, ठीक है। माघ के महीने में क्या लगता है, माघ मेला लगता है, या 6 महीने पे अर्धकुंभ या महाकुंभ लगता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखेंगे कि आप कितनी सारी गैदरिंग होती है, ठीक है, कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे तेज हो जाती हैं उस पर्टिकुलर शहर में, इलाहाबाद में, या यहाँ पे ताजमहल में देखिए, इसी के आसपास टूरिज़्म बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर बुद्धा स्तूप है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे बिहार में, ठीक है। लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा, लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें घूमने वाली हैं, यूपी का क्या है, कैपिटल भी है, ठीक है। असम में क्या है, काजीरंगा, मनास, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अरुणाचल प्रदेश विथ अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर, तो अरुणाचल प्रदेश भी मशहूर है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर है, वहाँ पे भी लोग देखने जाते हैं, डाइवर्सिटी को समझने जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, किसी एक जगह के एनवायरनमेंट की वजह से, किसी एक जगह के एनवायरनमेंट में, किसी एक जगह के फ्लोरा फाउना की वजह से, कैसे कोई सा एनवायरनमेंट किस तरीके के उसके फ्लोरा को इफेक्ट करता है, फिर फ्लोरा की वजह से कैसे वहाँ पे फाउना होता है, कैसे वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इस चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपके सुझाव या कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि क्या इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग इम्प्रूवमेंट के ही फेज़ में चल रहे हैं, तो आपकी कोई भी आपका सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहें, और सपोर्ट करिए, थोड़ा सा जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।